स्वागत है साथियों। यूपी हायर के पाठ्यक्रम में अब तक हमने महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ा, जिसमें मध्यकालीन कविता के महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी हमने देखे। आज हम सभी रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि के विषय में देखेंगे, जो कि हैं कविराज भूषण। भूषण के विषय में जो कुछ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बच्चन जी की पुस्तक में लिखा गया है वो महत्वपूर्ण है, उसे हमें यहाँ पे पढ़ना है और देखना है कि क्या पॉइंट्स परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो सबसे पहले देखना है कि भूषण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार का कवि माना है। तो उसे देखिए, रीति ग्रंथकार कवि माना है। रीतिकाल को उन्होंने रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि की दो कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें रीति ग्रंथकार कवि की श्रेणी में भूषण को रखा हुआ है। अब भूषण के विषय में हमें जानना यह है कि भूषण कौन थे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। ध्यान रखेंगे, चिंतामणि, मतीराम, जटाशंकर और भूषण, ये चार भाई थे, जिसमें भूषण के विषय में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो वीर रस के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्मवर्ष है हमें ध्यान रखना है कि भूषण का जन्मवर्ष क्या है। भूषण का जन्मवर्ष है 1613 ईस्वी। ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, जिससे आप जो जन्मक्रम वाले कोई भी प्रश्न आएंगे तो उसे ठीक कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इनके विषय में कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की। अब देखिए, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है कि किस राजा ने उन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। तो ध्यान रखेंगे, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें ये उपाधि दी थी। अगला पॉइंट देखते हैं, महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। छत्रसाल शिवाजी के पुत्र थे और उन्होंने जब इनकी पालकी को कंधा लगाया तो ये गदगद होकर के इन्होंने कहा कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसे हमें जो ध्यान रखना है कि ये भूषण जी की पंक्ति है। एक अन्य जो तथ्य है इसे भी ध्यान रखना है कि इनका परलोकवास कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। तो संवत 1772 ईस्वी में इनका माना जाता है। संवत को जब सन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो बच्चन जी की पुस्तक में लिखा हुआ 1717। तो 1717 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। जन्म के विषय में 1613 आपको ध्यान ही रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके आगे देखते हैं कि भूषण के विषय में और क्या महत्वपूर्ण है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ये कथन किसका है? तो भूषण के विषय में, उनके काव्य के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये टिप्पणी की हुई है। ये कथन लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके पीछे कारण क्या था? लिख रहे हैं शुक्ल जी कि जिसकी रचना को जनता हृदय से स्वीकार करेगी, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यानी किसी कवि की जो रचनाएं हैं, जो उसके मन के उद्गार हैं, उसे अगर किसी जनता के एक बड़े समूह ने जब तक स्वीकार कर लिया है, तब तक उस कवि की कीर्ति बनी रहेगी। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी के हृदय के जो उद्गार थे, जनता ने उसे हृदय से स्वीकार किया हुआ है, उनके काव्य को हृदय से स्वीकार किया हुआ है। इसीलिए कवि तुलसीदास जी के, गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति, सूरदास जी की कीर्ति, मीराबाई की कीर्ति आज भी बनी है। वैसे ही वीर रस के कवियों में भूषण के उद्गार आज भी जनता के बीच में स्वीकृत हैं, और जब तक वीर रस के रूप में ये स्वीकृत रहेगा तब तक भूषण याद किए जाएंगे। इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ध्यान रखेंगे कि किस जाति के, किस वर्ग के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो शुक्ल जी ने ये लिखा है कि ये हिंदू जाति के महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि उस दौर में जो मुगलों का जो शासन था, इस्लामी जो शासन चल रहा था, उसके विरुद्ध शिवाजी के जो शौर्य और पराक्रम की पूरी रचनाएं इन्होंने लिखी हुई हैं, उससे हिंदू वर्ग, हिंदू जाति का एक प्रतिनिधि कवि के रूप में इन्हें माना जा सकता है। अब देखते हैं इनके ग्रंथ के विषय में क्या कुछ लिखा और कहा गया है। तो इनके ग्रंथ के विषय में ध्यान रखना है आपको कि इनके जो प्राप्त ग्रंथ हैं वो है शिवराज भूषण, बहुत महत्वपूर्ण है शिवराज भूषण। इसके अलावा शिवा बावनी और छत्रसाल दशक,
ये 3 जो हैं ये प्राप्त ग्रंथ हैं। इनके विषय में शुक्ल जी ने लिखा कि ये 3 प्राप्त हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं। कौन कौन से? भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ठीक है, इतने 3 और इनके ग्रंथ कहे जा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना है। शिवराज भूषण सबसे चर्चित है। शिवा बावनी के विषय में बच्चन जी ने अपनी पुस्तक में लिखा गया है कि एक एक छंद को, एक एक पद को 52 बार या 52 पद एक एक बार में इस तरह से जो कुछ उन्होंने शिवाजी को सुनाए होंगे, ऐसी संभावना उन्होंने प्रकट की है। इसी से वो शिवा बावनी बनी है। या उनके जो वीर रस के जो भी पद रहे हैं, जो भी सवैये रहे हैं, वो सब ऐसे हैं कि कई कई बार सुनने की आकांक्षा हो जाए। तो 52 बार ऐसा इसमें उन्होंने लिखा है कि शिवराज जी ने सुनने की जो इच्छा प्रकट की होगी, इसीलिए उसको शिवा बावनी कहा गया है। अभी आप देखेंगे 1-2 का उच्चारण हम जब करेंगे तो आपको लगेगा कि जो शब्दों का चयन है, शब्द और ध्वनि का जो नाद योजना है, जो आंतरिक तुक और अनुप्रास के माध्यम से उन्होंने जो कुछ एक प्रभाव बनाया है वीर रस का, वो उनके लेखनी में सुनाई पड़ता है जब उसका आप उच्चारण करेंगे। शिवराज भूषण क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है कि ये अलंकार ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो इसी रूप में कि प्रत्येक रचनाओं के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि फला रचना किस प्रकार का ग्रंथ है, किस रूप में जानी जाती है। तो शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ये आपको एकदम याद रख लेना है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी है भूषण ग्रंथावली, उसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया हुआ है, लेकिन इसका संपादन किसकी प्रेरणा से, किसके आदेशानुसार हुआ है? ध्यान रखना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लाला भगवान दीन जी के आदेशानुसार भूषण ग्रंथावली का संपादन शुरू किया गया। उसमें उन्होंने बताया है कि भूषण की ग्रंथावली अलंकार के रूप में तो कई बार संपादित की गई है, मिश्र बंधुओं ने की है और कुछ लोगों ने की है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भूषण ग्रंथावली का संपादन ढंग से कहीं नहीं हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रख के इसका संपादन किया है। जैसे देखते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम में कुछ पद लगे हुए हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसे हम देख लेते हैं। जैसे है कि जहाँ परस्पर होत है उपमेयो उपमान, भूषण उपमेयोपमा ताहि बखानत जान। जहाँ परस्पर होत है, जहाँ परस्पर क्या क्या हो रहे हैं? उपमेय और उपमान। भूषण उसे उपमेयोपमा ये कह रहे हैं, यानी ताहि बखानत जान। तो ये कथन किसका है? ये किसका काव्य पंक्ति है? तो ध्यान रखेंगे ये भूषण जी का है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है कि भूषण जी लिख रहे हैं कि आन बात को आन में होत जहाँ भ्रम आए, तासो भ्रम सब कहत है भूषण सुकवि बनाए। कह रहे हैं कि आन बात को आन में, किसी अन्य बात में, किसी अन्य बात के आ जाने का जहाँ भ्रम हो जाए उसे भ्रम कहते हैं। भूषण सुकवि बनाए, ये भूषण सुकवि ये बात कह रहे हैं। एक जगह और संदेह को भी स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कै यह वै यह यो जहाँ होत आनि संदेह। कह रहे हैं कि क्या यह है या वह है। इस तरह की जब बातें मन में दुविधा जहाँ आ जाए, संशय आ जाए, वहाँ संदेह होता है, वहाँ संदेह अलंकार होगा। भूषण सो संदेह है या मैं नहीं संदेह। भूषण कह रहे हैं कि जहाँ क्या यह है या वह है, इस तरह का संदेह आ जाए, वहाँ भूषण कह रहे हैं कि वहाँ संदेह अलंकार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह के उन्होंने अपने पदों में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि वीर रस के विषय में और अलंकारों के विषय में भी आती हैं। तो जैसे अभी हम 1-2 उच्चारण करेंगे जो इनके पद लगे हुए हैं, देखते हैं। और बच्चन जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं इनके काव्य के विषय में। उन्होंने लिखा कि रीति काल में श्रृंगार या नायिका भेद का मुख वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय भूषण को है। ध्यान रखेंगे, रीति काल में क्या, कौन सी प्रवृत्ति प्रधान थी? श्रृंगार या नायिका भेद की प्रवृत्ति प्रधान थी। उस दौर के काल का जो काव्य है उसका मुख वीर रस की ओर मोड़ने का अगर श्रेय किसी को हो जाता है तो भूषण को जाता है। ये बात बच्चन सिंह लिख रहे हैं अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चन जी क्या लिख रहे हैं। बच्चन जी लिख रहे हैं कि जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नखशिख वर्णन में लगा हुआ था, भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। तो औरंगजेब के अत्याचार के विरुद्ध जो एक प्राणवान धारा बह रही थी,
उसे भूषण ने पहचाना और नायिका भेद और नक्षिक वर्णन से अपना ध्यान हटा करके काव्य को वीर रस की ओर मोड़ा, जो एक प्रधान विद्रोही धारा उस दौर की हो सकती थी उसकी ओर मोड़ा। तो ये बात बच्चन जी लिख रहे हैं। आगे देखते हैं कि बच्चन जी ने और क्या लिखा हुआ है जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। वे लिख रहे हैं कि शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये दोनों ही ग्रंथ पहली बार सन 1890 में प्रकाशित हुए थे। इनकी न कोई हस्तलिखित प्रति मिलती है और न किसी ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे किसके विषय में कह रहे हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। कह रहे हैं कि इनकी कोई हैंडरिटन तो कोई प्रति मिलती ही नहीं है, हस्तलिखित प्रति कोई नहीं मिलती, और पहली बार तो ये 1890 में प्रकाशित हुए, इसलिए बहुत सारे संशय भी हैं कि ये उनकी है या नहीं, लेकिन फिर भी शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये दोनों भूषण की ही रचना मानी जाती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, 1890 को भी आपको लगे हाथ तैयार रखना है। आगे देखते हैं, भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ सिर्फ शिवराज भूषण है जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। ये बच्चन जी लिख रहे हैं कि केवल एक प्रामाणिक ग्रंथ है, कौन सा, शिवराज भूषण। इसका रचनाकाल भी उन्होंने बताया है 1773, ध्यान रखना है आपको, सन 1773 बताया है, लेकिन मृत्यु भी इनकी 1717 में बता दी जा रही है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये बच्चन जी की पुस्तक में लिखा गया है तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, शिवाजी ने अपने छापामार युद्ध से औरंगजेब को बेहद परेशान कर रखा था। दक्षिण में उनकी धाक जम गई थी। यही है भूषण का केंद्रीय वर्ण विषय। यहां से ध्यान रखिए, ये बच्चन जी ने ये लिखा हुआ है कि भूषण का केंद्रीय वर्ण विषय क्या है, वर्णन का विषय उनका क्या है उनके काव्य का, कि शिवाजी के शौर्य और प्रताप को, उनके जो वीरता थी उसको प्रकट करना, क्योंकि उन्होंने अपनी छापामार युद्ध नीति से औरंगजेब को बहुत परेशान कर रखा था। अब देखिए उस पद की बात कर रहे हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ पद भी है और महत्वपूर्ण भी है, जिससे भूषण की पहचान भूषण के रूप में, वीर रस के कवि के रूप में होती है कि इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेजतम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, योमलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। तो आप देखें कि जो शब्दों की जो आवृत्ति है, ध्वनि की जो आवृत्ति है, नाद योजना है, उससे किसी के भीतर भी एक वीर रस का संचार हो जाए कि जैसे रावण पर जो है, देखिए ना, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, रावण के दंभ पर जैसे रघुकुल राज ने प्रहार किया, ठीक है, और जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। तेजतम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, कान्हा जिस तरह कंस पर प्रहार किए, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ऐसे ही औरंगजेब के शासन पर शेर शिवराज हैं। तो ये भाव आपको दिखाई पड़ेगा एक वीर रस का। आगे भी मुगलों के महलों में रहने वाली बेगमों की दुर्दशा का चित्र भी प्रकट करते हैं। बच्चन जी की पुस्तक में ये उन्होंने उसको उद्धृत किया हुआ है, और ये अलंकारों के रूप में भी ये कई बार पूछा जा सकता है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यानी जो पहले ऊंचे घोर मंदिर महलों के भीतर रहने वाली थी, अब ऊंचे घोर मंदिर, अब कंदराओं और गुफाओं में रहने के लिए विवश हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि भूषण ने अपनी रचनाओं के माध्यम से शिवाजी के शौर्य को उनके शत्रुओं तक संप्रेषित करना चाहा। यानी पूरा उनका जो उद्देश्य था, अपने काव्य के माध्यम से शिवाजी के शौर्य को गायन के माध्यम से, पदों के माध्यम से अपने वीर रस के पूरे भावों को शत्रुओं तक पहुंचा देना था कि मामूली आदमी नहीं है शिवाजी, बहुत प्रचंड है, प्रचंड प्रताप है उनका। तो बच्चन जी लिखते हैं कि अतिशयोक्ति का भी वर्णन उस दौर में खूब होता था, तो अतिशयोक्ति का भी प्रयोग उन्होंने किया है, क्योंकि अतिशयोक्ति वर्णन चाहे वह वीरता का हो या श्रृंगार का, कवियों का उस दौर का युग धर्म था। वर्णन की प्रणाली पारंपरिक और वीरगाथाओं के मेल में है। इसी को प्रौढ़ोक्ति सिद्धि भी कहा जाता है, ये बच्चन जी लिख रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि
भूषण के जो काव्य है उसमें बहुत तेज है। वीर का मतलब वीर रस का जो भाव है वो प्रचंड है। जैसे एक और देखें कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, सहजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गय बरन के रलत है। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धूर धारा में लगती जिम, धारा पर पारा पारावार यो हलत है। तो ऐसे शब्दों की आवृत्ति से वीर रस का जो भाव है वो संप्रेषित होता है, वो प्रबल होता है। तो आप देखेंगे कि आपने अब तक जैसे घनानंद को पढ़ा होगा, कबीर को, जायसी को, वहाँ पे जो कोमलता है भावों में, यहाँ वीर रस के भावों में आप शब्दों का चयन देखें, उनकी आवृत्ति देखें, उससे एक अलग ही ध्वनि, और जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो वीरता को और उद्दीप्त करती है वीर रस को। तो इस तरह के भाव भूषण की रचनाओं में हैं और ये सारे तथ्य आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जब आप इस तरह की कोई पंक्ति आए और आपको कहीं दुविधा हो तो आप उच्चारण करके देखें कि इस तरह के अगर शब्दों की आवृत्ति हो रही होगी तो ये भूषण जी की ही पंक्तियाँ हैं। तो उम्मीद है ये भूषण से संबंधित ये पूरे तथ्य आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे और हम छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से ही पूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घंटे घंटे की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बीच बीच की मिस भी कर दी हैं। तो मिस ना हो इसलिए हम आधे घंटे 25 मिनट की ऐसे खंड खंड की क्लास करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। इस बीच स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं लगातार पढ़ा नहीं सका आप लोगों को, लेकिन बहुत जल्दी हम पूरे सिलेबस को तेज़ी से कवर करेंगे। भरोसा बनाए रखें, ज़रूर हम पूरा करेंगे सिलेबस को। नमस्कार।